जय हिंद। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पहले तो इस चैप्टर का नाम सुन के हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आएंगे कि पहले तो इंस्टीट्यूशन क्या होता है और ये वर्क कैसे करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, हमारे देश में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो अभी के पर्सपेक्टिव में हम ये देखेंगे इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। तो इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अच्छी तरह से देश को चलाने के लिए या गवर्नमेंट अगर हमें अच्छे ढंग से चलानी है तो हम क्या करते हैं, जो पावर्स होती हैं वो बांट देते हैं। और वो पावर जिनके पास जाती हैं उनको कुछ फंक्शंस करने होते हैं, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वही इंस्टीट्यूशन कहलाता है। इस चैप्टर में हम पूरी जो बेसिक थीम हमारी रहेगी वो यही रहेगी कि हमारे जो 3 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं, मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में हम 3 पढ़ने वाले हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कौन होते हैं? लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो उन कानूनों को ज़मीन पर लागू करते हैं। और जुडिशरी सबको पता है, वो जो लॉज हैं जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो कैसे हैं, वो सही हैं या नहीं, उनको चेक करने के लिए और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, लड़ाइयों को सॉल्व करने के लिए। वो लड़ाई दो गवर्नमेंट में भी हो सकती है, मतलब दो स्टेट गवर्नमेंट में भी हो सकती है और किसी इंडिविजुअल की भी किसी इंडिविजुअल की भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। हाँ, तो इसका पूरा काम किसके पास रहेगा? जुडिशरी के पास। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। कोई भी जो मेजर पॉलिसी है उस पर जो डिसीज़न है वो किस तरह से लिया जाता है। तो पहले अभी हमारी एक गवर्नमेंट ऑर्डर की बात होगी। ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। 13 अगस्त 1990 को हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक ऑर्डर इशू करती है जिसको ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम का सिंपल मतलब है जब गवर्नमेंट एक ऑफिशियल ऑर्डर इशू करती है, एक गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल ऑर्डर होता है उसी को ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। हाँ, और उसका एक अपना नंबर होता है, जैसे हमारे स्कूल्स में जो हमें सर्कुलर मिलते हैं वो हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं कि वो सर्कुलर के वो ऑफिस मेमोरेंडम है और उस सर्कुलर पर एक नंबर लिखा होगा, वही हमारा नंबर भी होता है। और वैसे ही बिल्कुल गवर्नमेंट ऑर्डर में भी होता है। द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस साइन द ऑर्डर। एक जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो लास्ट साइन कर देते हैं इस ऑर्डर पर। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बैरली 1 पेज। वो बहुत छोटा था, लगभग एक ही पेज का था। इट लुक लाइक एनी अदर सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हम अपने स्कूलों में देखते हैं। द गवर्नमेंट इशूज़ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स, बट दिस one was very important and became a source of controversy and several years। जो गवर्नमेंट होती है वो उसको डिफरेंट इश्यूज़ पे ऑर्डर इशू करने पड़ते हैं, तो वो बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। एक पर ये जो ऑर्डर था ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। क्यों कंट्रोवर्शियल था वो हमें आगे पता चलेगा कि आखिर इसमें क्या था कंट्रोवर्सी वाला, लड़ाई का टॉपिक या इस पे बहस हो, इसमें आखिर था क्या ऐसा। हाँ, ये इस ऑर्डर का दे रखा है, इमेज दे रखी है। दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। इट सेड दैट 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व्ड फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये ऑर्डर कंट्रोवर्शियल क्यों था, ये इस बात से पता चलता है। इन्होंने क्या करा था, इस ऑर्डर में ये लिखा था कि जो हमारी सिविल पोस्ट होती है, मतलब जो हमारे IAS और IPS वाली पोस्ट होती है, उनमें जो 27% जो वैकेंसीज़ होंगी वो रिजर्व्ड रहेंगी SEBC के लिए। SEBC क्या होता है? SEBC मतलब जो सामाजिक तौर पर और शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग पीछे रह गए हैं। हाँ,
उनको ये रिजर्वेशन मिलने वाला था। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, क्योंकि जो 27% होता है किसी भी पोस्ट का, वो भी एक सिविल पोस्ट का जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, वो बहुत ही बड़ा नंबर है। तो जिनको मिला वो तो बहुत खुश होंगे, और पर जिनको नहीं मिलेगा वो ऑब्वियस है इस बात से गुस्सा होंगे। तो बिल्कुल इस टाइम पे भी ऐसा ही होता है। SEBC is another name for all those people who belong to castes that are considered backward by the government। वही बताया, SEBC क्या है, एक दूसरा नेम है जो कि गवर्नमेंट जिनको कंसिडर करती है कि वो कास्ट पिछड़ी हैं। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज स्टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। उस समय तक, मतलब अभी हमने कौन सी डेट देखी थी, 1990, तो उस समय तक सिर्फ जो रिजर्वेशन था पोस्ट में वो किन के पास था, STs के पास था, शेड्यूल ट्राइब्स के पास था, शेड्यूल कास्ट के पास था। पर ये एक थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई, SEBC। ओनली पर्सनस हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब, अदर्स कुड नॉट कम्पिटिट फॉर दिस जॉब। हाँ, तो जो लोग इस वाले ग्रुप से आते हैं उनके लिए वही ये 27% के लिए एप्लीकेबल होंगे। जो नहीं आते वो नहीं कंसिडर होंगे इसमें। तो यही इसका सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट था कि इन्होंने क्या करा, जो 27% है जॉब्स, वो पूरी एक SEBC ग्रुप के लिए रख दिया। जिससे क्या होगा, जिससे जो इस ग्रुप में नहीं आते वो इससे गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही होता है। अभी हमारा एक दूसरा टॉपिक है द डिसीजन मेकर्स, जुड़ा हुआ टॉपिक है। हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि ये जो डिसीज़न है ये कैसे लिया गया। क्या इसमें जो हमने देखा जॉइंट सेक्रेटरी लास्ट में सिग्नेचर करते हैं, बस क्या उनका ही रोल था इसमें? हाँ, वही हम पढ़ेंगे। हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, किसने डिसाइड किया होगा? क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइंड इट डॉक्यूमेंट। हम सबको ये बराबर मालूम है कि ये इतना बड़ा डिसीज़न कोई एक बंदा तो लेगा नहीं। द डिसीज़न मेकर्स, तो जैसे कि मैंने अभी बता दिया कि डिसीज़न मेकर में हम यही पढ़ेंगे कि डिसीज़न कैसे लिया जाता है। जो हमने पहले की कुछ क्लासेस में पढ़ा था, पहले हम वो देख लेते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन दी कंट्री। जो हमें पता है जो प्रेसिडेंट है वो हेड होता है स्टेट का, यहाँ पे मतलब पूरे नेशन से है, मतलब कंट्री से है, राज्य से नहीं है। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था, प्रेसिडेंट पढ़े थे हमने कि ये हमारे स्टेट के हेड होते हैं और इनकी जो अथॉरिटी होती है, मतलब इनकी जो पोस्ट होती है, ये सबसे ऊंची होती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल गवर्नमेंटल पावर्स। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ये गवर्नमेंट के हेड होते हैं, प्रेसिडेंट देश के हेड होते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर ही है, गवर्नमेंट के हाथ में जितनी पावर होती है वो एक्चुअल में इम्प्लीफाई कौन करता है, वो एक्चुअल में एक्सरसाइज कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। यूज़ कौन करता है उस पावर का, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन दी कैबिनेट मीटिंग। हाँ, जितने भी मेजर डिसीजंस हैं वो कैबिनेट मीटिंग में हमारे प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं। कैबिनेट मीटिंग का क्या मतलब है? कैबिनेट मीटिंग का मतलब है जो भी हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, जैसे डिफेंस मिनिस्टर होंगे, जो हमारे होम मिनिस्टर होंगे, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर होंगे। तो ये जो हमारे मिनिस्टर तो हैं जो भी मैंने अभी मिनिस्टर्स का नाम लिया, तो जो भी मैंने अभी मिनिस्टर्स का नाम लिया वही कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर में सबसे ऊंची पोस्ट किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की। तीसरा है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। और तीसरा जो हमने पहले पढ़ा था कि जो डिसीज़न लेने में जिसका एक इन्वॉल्वमेंट होता है वो था पार्लियामेंट का, जिसमें भी 2 हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर का तभी तक यूज़ कर सकता है जब तक उसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी हो। सो क्या ये जो हमने 3 अभी पढ़े, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों इस ऑफिस मेमोरेंडम में भी थे या नहीं, हम ये देखने वाले हैं। तो इसका बराबर आंसर है कि थे।
द ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था, इसके पीछे ये हमने देखा कि एक सिग्नेचर हो जाता है, ये ऑर्डर बन जाता है, पर सिंपली इतना सिंपल सब कुछ नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। अब वही हमें बताने वाले हैं ये। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। 1979 में जो हमारी मोरारजी देसाई की उस समय हमारी गवर्नमेंट थी, वो क्या एक कमीशन बनाते हैं जिसका नाम होता है मंडल कमीशन। वो मंडल कमीशन इसलिए नाम होता है क्योंकि जो उनके हेड सुप्रीम होते हैं वो उनका नाम था बीपी मंडल। तो उनका नाम था बीपी मंडल, इसलिए ये जो कमीशन है वो मंडल कमीशन के नाम से जाना गया। Hence it was popularly called the Mandal Commission. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement. मंडल कमीशन को क्यों बनाया गया था? मंडल कमीशन को इसलिए बनाया गया था ताकि वो देखें कि सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर कौन सा जो ग्रुप है, कौन से जो कैटेगरीज़ हैं लोगों की, वो पीछे रह गई है। इनको देखने के लिए और उनके एडवांसमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो बताने के लिए मंडल कमीशन को बनाया गया था। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 एंड मेड मैनी रिकमेंडेशंस। 1980 में रिपोर्ट आ जाती है मंडल कमीशन की और बहुत सारी रिकमेंडेशन देती है, जिसमें पहला प्रमुख रिकमेंडेशन क्या था? 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट। और 27% जो जॉब थी, वो कौन सी जॉब? वो भी सिविल पोस्ट थी जॉब की, वो रिज़र्व कर दी गई SEBCs के लिए, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि कंट्रोवर्शियल क्यों था, वो इसीलिए था। ये जो रिकमेंडेशन थी, इसने इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया था, क्योंकि इससे क्या होता है, जो SEBC जो लोग हैं उनको तो रिजर्वेशन मिल गया, पर जो SEBC के बाहर के लोग हैं उनको तो ऐसा लगेगा कि वो इक्वली ट्रीट नहीं कर रही है गवर्नमेंट। इसलिए ये कंट्रोवर्शियल का टॉपिक था और दो ग्रुप बन गए थे। पहला ग्रुप जो इसके फेवर में था, दूसरा जो अपोज में था। तो ये रिकमेंडेशन, ये रिपोर्ट को पार्लियामेंट में लाया जाता है। फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंटेरियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशन रिकमेंडेशन। बहुत सालों तक डिबेट डिस्कशन होता है और पार्टीज़ बोलती हैं कि इनके रिकमेंडेशंस को, इनकी रिपोर्ट को, जो भी इन्होंने बोला है वो इम्प्लीमेंट करें। Then came the Lok Sabha election of 1989. In its election manifesto, the Janata Dal promised that if voted to power, it would implement the Mandal Commission report. 1989 में क्या होता है? 1979 में अपॉइंट किया गया मंडल कमीशन, 1980 में रिपोर्ट मिली, पर 1980 से 1989 तक सिर्फ डिबेट डिस्कशन ही हुई, कुछ काम नहीं हुआ इस पर, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो 1989 में जब इलेक्शन होते हैं, जनता दल पार्टी जो थी उस समय की, वो अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करती है कि अगर हम सत्ता में आए, अगर हमें पावर मिलेगी, तो हम ये जो रिकमेंडेशन है इसको मान लेंगे और इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। और यही होता है। ये प्रॉमिस देखकर वो एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतते हैं और उनके जो लीडर हैं वो बनते हैं VP सिंह। और ये जो हमारा टॉपिक था ऑफिस मेमोरेंडम का, इस पे बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया in his address to the parliament announced the intention of the government to implement the recommendations of the मंडल कमीशन। जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे पार्लियामेंट को दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने का सोच रही है। ऑन 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। और फाइनली 1990 में यूनियन जो कैबिनेट जो है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे सारे, इन सब की मीटिंग होती है और वो एक फॉर्मल डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ, इसको अब क्या करना है, इसको कानून में बदल देना है, इस रिकमेंडेशन को। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर VP सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट द डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगले ही दिन प्राइम मिनिस्टर VP सिंह दोनों ही सदनों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जो सरकार है ये लॉ जल्दी ही लाने वाली है। The decision of the cabinet was sent to the Department of Personnel and Training. The senior officers of the department drafted an order in the line with the cabinet decision and took the minister's approval. और जो डिसीज़न है कैबिनेट का वो पहुंच जाता है हमारे मिनिस्ट्री के पास। कौन से मिनिस्ट्री के पास? जो अभी हमने जिसका पीछे नाम पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ
पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इसके डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है। और जो हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे उस डिपार्टमेंट की, वो क्या करते हैं, इसका एक ऑफिशियल ड्राफ्ट तैयार कर देते हैं और उस पे भी हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है उसका अप्रूवल होता है। और कुछ समय तक ये बहुत ही हॉटली डिबेटेड इशू रहा। क्यों रहा, अब हम सबको समझ में आ चुका है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑन दिस इशू। न्यूज़पेपर मैगजीन में डिफरेंट तरह के व्यूज़ देखने के लिए मिल रहे थे लोगों के। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वर वायलेंट। इससे क्या होता है, जो फेवर में थे, जो अपोज में थे, पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनको दबाने के लिए, जो अपोज कर रहे थे इस रिकमेंडेशन का, उसको दबाने के लिए जो फेवर में थे वो प्रोटेस्ट करने लगे। बहुत जगह पे ये वायलेंट हो गए थे। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हालांकि अक्सर तौर पर देखा जाए तो किसी लॉ में मतलब लोग तो जुड़े होते हैं, बट इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं जुड़े होते, इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होता। पर इसमें था, क्योंकि यहाँ पे जो बात थी वो किसकी थी, जॉब्स की बात थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात थी। सम फेल्ट दैट एक्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज़ अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिटेड जॉब रिजर्वेशन। कुछ लोग क्या आर्गूमेंट देते थे कि हमारे कंट्री में हमें को पता है इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी मतलब असमानता है। कोई लोग बहुत अमीर हो गए हैं, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और कोई बहुत गरीब हो गए हैं। हाँ, तो ऐसे इन जो बैकवर्ड ग्रुप है, जो पिछड़े लोग हैं, उनको बचाने के लिए रिजर्वेशन एक ज़रूरत है। दे फेल्ट this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment। और वो क्या बोलते हैं कि इससे क्या होगा, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उन लोगों को ही मिलने लगेगी जो कि बैकवर्ड हैं। हाँ, और उनका भी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में बढ़ेगा। Others felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward communities। पर जो इस रिकमेंडेशन का अपोज करते थे वो क्या कहते थे कि ये गलत है, क्योंकि इससे जो इक्वालिटी है अपॉर्चुनिटी में वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो SC BC हैं उनको तो 27% का रिजर्वेशन मिलेगा, बट जो उसमें नहीं आते उनको हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर हों उनसे, पर तभी उनको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। दे वुड बी डिनाइड जॉब इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाई। सम फेल्ट दैट दिस वुड परपिटुएट कास्ट फीलिंग अमंग पीपल एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी। और यही होता है क्या, ये और क्या बोलते हैं कि अगर हम ऐसा एक कानून लाएंगे या ऐसी रिकमेंडेशन मान लेंगे तो हमारे जो देश में कास्ट के जो मतलब ये कास्टिज़म है ये और भी क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो यूनिटी है, जो हमारी एकता है वो खतरे में आ जाएगी। हाँ, तो पर इस चैप्टर में हमारा मेन काम ये नहीं है कि ये डिसीज़न उस समय जो लिया गया था ये सही था या गलत था, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें इससे अभी हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इंस्टीट्यूशंस को जान पाएँ। तो ये जो भी हमने अभी कहानी पढ़ी कि एक टॉपिक एक हॉटली डिबेटेड इशू बन जाता है मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस पर, जो भी हमने पढ़ा वो सब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसको लिंक कराने के लिए हमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब जब ऐसे दो ग्रुप बन गए तो अब ये एक तरह का कन्फ्लिक्ट बन गया। हाँ, तो इसको सॉल्व करने का काम किसका था, सुप्रीम कोर्ट का। यही होता है, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजंस। सम पर्सन्स एंड एसोसिएशंस अपोज्ड टू दिस ऑर्डर फाइल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट। जो इसके अपोज करते थे, जो इस ऑर्डर को अपोज करते थे, वो क्या करते हैं, केस फाइल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और अपील करते हैं कि जो कोर्ट है इसको डिक्लेयर करार दे। हाँ, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच ऑल दिस केसेस टुगेदर। दिस केस वॉज नोन एज द इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब इतने सारे केस फाइल आ गई थी केसेस की, तो उनको भी इस पर संज्ञान तो लेना ही था। तो वो क्या करते हैं, एक कलेक्टिव इशू मतलब एक कलेक्टिव केस बना देते हैं
जिसका नाम क्या होता है, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वाज द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है। 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड। 11 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट की क्या करती है, दोनों ही तरह के आर्गूमेंट सुनती है और 1992 में फाइनली ये डिक्लेयर कर देती है कि जो ऑर्डर है एकदम सही है। पर वो एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन्स अमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। वो उसी समय क्या करती है, वैसे तो इनवैलिड है, वैसे तो ये सही है, पर आपको क्या करना चाहिए, इसमें कुछ शब्द में मॉडिफिकेशन ला देना चाहिए, जैसे कि SC/BC में जो अच्छी फैमिली होगी, जो वेल्दी फैमिली होगी, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ऐसा कर देना चाहिए। और अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन 8 सितंबर 1993। और वही होता है, एक नया ऑर्डर आता है 1993 में, जिससे ये डिस्प्यूट हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अभी हमने इतना देख लिया इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम पावर्स को डिवाइड कर देते हैं, हाँ, डिफरेंट ऑर्गन बना देते हैं। जैसे कानून बनाने का काम लेजिस्लेटिव का, कानून लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का, कानूनों को देखने का काम, परखने का काम जुडिशरी का। हाँ, तो अब वैसे हमें ज़रूरत क्यों होती है, तो अगर हम खुद से पूछे तो क्यों ज़रूरत होगी, देश को अच्छे से चलाने के लिए, गवर्नमेंट अच्छे ढंग से काम कर पाए, गवर्नमेंट अच्छे से कानून बना पाए, गवर्नमेंट अच्छे से उन्हें लागू कर पाए, और डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है। तो हमें वैसे तो पता है, बट अभी देखते हैं। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। अब हमने एक एग्जांपल देख लिया कि गवर्नमेंट कैसे कैसे वर्क करती है। ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है, हमने इसमें पूरा समझ लिया कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व वेरियस सच एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring security to the citizen and providing facilities for education and health to all। तो अब गवर्नमेंट को डिफरेंट फैक्टर्स पर, डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट इश्यूज़ पर लोगों की सहायता करनी है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, उनको एजुकेशन दिलवानी है, उनको हेल्थ, उनकी जो हेल्थ सिस्टम है देश का, उसको ठीक करना है। तो ये सारा काम होता है गवर्नमेंट का। इसके अलावा इट कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड्स द मनी दस रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा क्या करती है जो गवर्नमेंट है, वो टैक्सेस कलेक्ट करती है और उस मनी को एडमिनिस्ट्रेशन में और डिफेंस में और डेवलपमेंट प्रोग्राम जितने भी हैं उनमें लगा देती है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रूल करने के लिए, डिफेंस मतलब हमारी नेशनल सिक्योरिटी में, और डेवलपमेंट प्रोग्राम में मतलब जैसे वेलफेयर कुछ स्कीम्स बनानी होती है उसमें। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम्स। हाँ, इन सारे पैसों को कहाँ लगा देती है वो, जो वेलफेयर स्कीम्स में, जो ऐसी स्कीम्स जो कि क्या करे, वेलफेयर करे जो आज के पिछड़े लोग हैं उनका। सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट दिस एक्टिविटीज़, others have to implement this decision. If disputes arise on these decisions or in their implementation, there should be someone to determine what is right or wrong. तो कुछ लोगों को डिसीज़न बनाना है, कुछ लोग मतलब लेना है, कुछ लोगों को डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करना है, और अगर कोई कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाए, कुछ कन्फ्लिक्ट आ जाए इसमें, तो उसको सॉल्व करने का काम भी किसी को देना है। हाँ, तो यही ज़रूरत भी है हमारे इंस्टीट्यूशंस की। It is important that everyone should know who is responsible for doing what। तो ये ज़रूरी है कि सब लोग जाने कि किस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। It is also important that these activities keep taking place even if the persons in key positions change। और ये भी है कि अगर कोई बंदा अगर हट जाता है अपनी पोस्ट से, तो काम तो करते ही रहना है, लोग बदलते रहेंगे पर काम तो नहीं बदलेगा। हाँ, तो हमको ये भी ज़रूरी है। So attend to all these tasks. Several arrangements are made in all modern democracies. Such arrangements are called institutions। तो इतने सारे काम करने के लिए, कानून बनाने के लिए, डिसीज़न लेने के लिए, डिसीज़न इम्प्लीमेंट करने के लिए और कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए, ये जो काम है
हम आज की डेमोक्रेसी में क्या होता है, ऐसी व्यवस्था बना दी जाती है इन सब का काम करने के लिए। इन सब का मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया था, लेजिस्लेटिव का अलग, एग्जीक्यूटिव का अलग, जुडिशरी का अलग। हाँ, तो इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन कहते हैं। इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अ डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शंस असाइंड टू देम। एक लोकतांत्रिक देश, एक लोकतंत्र अच्छे से काम कर पाता है जब ये इंस्टीट्यूशन अपना काम अच्छे से करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेज डाउन बेसिक रूल्स ऑन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ बराबर लिखा है कि कौन से इंस्टीट्यूशन की कितनी पावर है, क्या फंक्शन है। इन द एग्जाम्पल अब वी सॉ सेवरल सच इंस्टीट्यूशंस एट वर्क। हमने अभी जो ऑफिस मेमोरेंडम वाला पढ़ा, हमारे क्या क्या देखा हमने, क्या क्या तरीके का काम कर रहे थे। पहला तो हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन डेट टेक ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। हमने देखा कि कैबिनेट मीटिंग में फॉर्मल डिसीजन लिया जाता है, तो यही काम देखा हमने। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी बनाते हैं, उस पर डिसीजन लेते हैं। दूसरा, द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। और हमने उसके बाद देखा कि जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं उसको लागू करने का काम करेंगे। हाँ, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हमारे आईएएस हैं, जो हमारे आईपीएस हैं, वो उनको लागू कराने का काम करेंगे। हाँ, इसके अलावा हमने देखा सुप्रीम कोर्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। और इसके बाद कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें डिस्प्यूट्स सिटीजन्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, उस पे ध्यान देने का काम सारा किसका है, जुडिशरी का है, सुप्रीम कोर्ट का है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशंस इन दिस एग्जाम्पल। क्या हम और कोई इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं, तो देखते हैं। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी। हम सबको पता है इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना ईजी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, इनमें बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं जिनको फॉलो करनी पड़ती हैं, जिससे कोई भी डिसीजन जो है वो लेट हो सकता है। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग, कमिटीज़ एंड रूटीन्स। जैसे मैंने अभी बताया, इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, मीटिंग्स करनी पड़ती है, कमिटीज़ बनानी होती हैं, रूटीन वाइज काम करना होता है। दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस। और ये क्या, लेट होने का कारण भी बन सकती हैं। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। इसलिए एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं इन सारे चीज़ों से। वन माइट फील दैट इट इज़ मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजन। और कभी कभी तो हम ये भी सोच सकते हैं कि कितना अच्छा होता कि एक ही बंदा सारे डिसीजन लेता। पर प्रोसीजर्स, मीटिंग सब एक ही बंदा करता है। जैसे एक मोनार्की में भी यही होता है, किंग जो है वही अपना मतलब सुप्रीम जुडिशरी का काम वही करेगा, इम्प्लीमेंटेशन का काम वही करेगा और बनाने का काम भी वही करेगा। हाँ, तो डेमोक्रेसी और मोनार्की में फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा अगर ऐसे होगा तो। हाँ, तो बट दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो वही बात है कि हम एक बंदे को ये सब कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही नहीं है। सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस बाय इंस्टीट्यूशंस आर वेरी यूजफुल। कुछ डिले, कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो इंस्टीट्यूशंस की वजह से आती हैं वो कभी कभी काम भी आ जाती हैं। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन। इससे क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन की वजह से किसी भी डिसीज़न पर, किसी भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न पर जब बहुत सारे लोग कंसल्टेशन करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो आगे उसकी पॉजिटिविटी है, आगे वो कितना पास होगा वो डिसीज़न या फेल होगा, वो हम यहीं पे पकड़ सकते हैं। हाँ, इसलिए ये डिले कभी कभी हमारा वेलफेयर का भी काम कर देता है। इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। इंस्टीट्यूशंस ये ज़रूर डिफ़िकल्ट बनाता है कि कोई डिसीज़न, एक अच्छा डिसीज़न बहुत जल्दी नहीं हो सकता जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं। बट इसमें ये भी होता है, दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीज़न। पर एक इंस्टीट्यूशन में एक चांसेस ये भी कम हो जाते हैं कि बैड डिसीज़न होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही लीस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे डिबेट डिस्कशन कंसल्टेशन होता है।
दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके साथ वर्क करते हैं? इंस्टीट्यूशंस के साथ वर्क करते हैं।